डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भ और कोंकण गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में जल भराव, निचले क्षेत्रों में पानी भरने और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों के लोग अलर्ट रहें और मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। वहीं कपास के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। किसान सब्जियों के खेत से भी पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहाँ के किसान लौकी की बुवाई कर लें। साथ ही अरहर के खेत में खरपतवार निकालें। आंध्र प्रदेश में केले की तुड़ाई कर सकते हैं। यहाँ मक्के के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। इसके साथ ही अरंडी की बुवाई कर सकते हैं। किसान मूंगफली की बुवाई कर लें। वहीं अरहर की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश में धान की भी बुवाई कर सकते हैं। तेलंगाना में धान के खेत से अतिरिक्त पानी निकाल लें। अभी तमिलनाडु में धान की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह मक्के की बुवाई कर लें। किसान कपास की बुवाई करते रहें। तमिलनाडु में करेले की बुवाई करते रहें। कर्नाटक में सुपारी की रोपाई करने का समय सही है, वहां उड़द की बुवाई कर लें। इस समय लोबिया की बुवाई कर सकते हैं। त्रिपुरा में इस समय केले के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता औसत है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 37 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सलाहें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और खेती किसानी में हो रहे नित नए बदलावों तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उन बदलावों को स्वीकार कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन कर सकें, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। हमारे देश में वैसे तो खेत खलिहानों में कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे देश में कुछ खास फसलों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार किसानों से आह्वान किया है कि किसान भाई इन फसलों का भी रुख करें, जिससे न केवल हमारे शारीरिक के जो पोषण है उनको भरपूर तरीके से पोषण मिल सके, साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारी खेत की मिट्टी है उनका संतुलन बनाए रखना है, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है, जो पर्यावरण परिस्थितियाँ बदल रही हैं, उनका समाधान करने के लिए भी जो फसलें का चुनाव करना होगा वो भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और इन तमाम चीज़ों का समाधान है एक ऐसी फसल जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण और उत्पादन को लेकर। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार हम इस पर कार्यक्रम कर चुके हैं और कई बार कार्यक्रम करते रहते हैं, आगे भी इसके बारे में हम कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि उद्देश्य यही है कि अपने किसान भाइयों को और जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं उनको मोटे अनाजों के महत्व के बारे में जागरूक करना, उनको मोटे अनाज की तरफ मोड़ना और अपने जीवन शैली में इस मोटे अनाज को अपने थाली के रूप में स्वीकार करना, अपने जीवन शैली में इसको शामिल करने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं ताकि आप इसके बारे में प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ सकें और इसमें जो गुण हैं उस गुण को अपनाकर आप फायदा ले सकें। तो इस विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पहलू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कुछ खास एक्सपर्ट से आपको रूबरू कराते हैं जो हमेशा की तरह आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी का। डॉक्टर दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आप हेड हैं डिवीजन ऑफ फूड से, ICAR पूसा से हैं। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरी खास मेहमान डॉक्टर करुणा सिंह हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मैम। आप प्रोफेसर हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स हैं, डीन है शारदा यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान है पलक अरोड़ा, एंटरप्रेन्योर हैं, मिलेट्स की एंटरप्रेन्योर हैं और आप एक अच्छी खासी एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, अच्छा खासा आप मुनाफा भी कमा रही हैं। इन तीनों मेहमानों से समझेंगे कि मिलेट्स में क्या संभावनाएं हैं, क्यों हमें मिलेट्स की तरफ रुख करना चाहिए और कैसे खाद्य प्रसंस्करण कर एक अच्छा खासा स्वरोजगार तो बना ही सकते हैं, बाकी आसपास के लोगों को लिए भी रोजगार हम पैदा कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए इस विषय से पहले एक जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मिलेट्स यानी मोटे अनाज को हमारे देश में मुख्य रूप से खरीफ के दौरान उगाया जाता है। ये कम पानी और कम लागत में उगने वाली फसलें हैं और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को भी सह सकती हैं। इसके अलावा ये कम उपजाऊ मिट्टी में भी पनप जाती हैं। मिलेट्स पूरी दुनिया में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। इसके अलावा ये रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने का भी दम रखते हैं। भारत में मुख्य रूप से 9 तरह के श्रेय अन्न उगाए जाते हैं, जिनमें ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, सांवा, कंगनी और कोदो वगैरह शामिल हैं। भारत में मिलेट की सबसे ज्यादा खेती राजस्थान में होती है। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड का स्थान है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान पूरे देश में 12.19 मिलियन हेक्टेयर पर मिलेट बोए गए, जिससे 15.38 मिलियन टन की पैदावार हासिल हुई। मोटे अनाज प्रसंस्करण उद्योग भी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। इनसे बना बेबी फूड तो काफी विशाल रूप ले चुका है। इसके अलावा हलवा, उपमा, नूडल्स, सूजी, नमकीन, कुरकुरे, कुकीज, मफिन्स, दलिया, पास्ता और मैकरोनी जैसे ढेर सारे उत्पाद भी इससे तैयार हो रहे हैं।
भारतीय कद्दन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की ओर तकनीकी स्तर पर मोटे अनाज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये वही संस्थान है जिसे प्रधानमंत्री ने वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया है। इस संस्थान में टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर न्यूट्री हब की स्थापना की गई है। संस्थान में इन पौष्टिक अनाजों के प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करने के लिए 500 से अधिक रेसिपीज तैयार की गई हैं। ये रेसिपीज स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराई जा रही हैं। एपिडा मिलेट्स की वैश्विक पहुंच को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2021 से 2026 के दौरान वैश्विक बाजार में पोषक अनाज का कुल कारोबार 4.5% बढ़ सकता है। उसने 2025 तक $100 मिलियन के मूल्यवर्धित उत्पादों को वैश्विक बाजार में उतारने की नीति बनाई है। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा किस प्रकार से मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण करके अच्छा खासा कमाई की जा सकती है, और न केवल खाद्य प्रसंस्करण करके बल्कि अगर इस मोटे अनाज के खेती से भी किसान भाई जुड़ते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, पिछले 3-4 सालों से अगर हम बात करें, हमने देखा कि G20 में हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के तमाम जो शीर्ष नेता थे उनके आगे मोटे अनाज को रखा, और ये मैसेज न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कोने कोने तक गया कि मोटे अनाज में वो शक्ति है जिसको हम सुपर फूड भी कहते हैं। मोटा अनाज कितना महत्वपूर्ण है, क्यों आज हमें इसकी तरफ रुख करना चाहिए? कि किसी भी अन्न को आगे बढ़ाने के लिए 3 तरह की इनिशिएटिव्स की ज़रूरत होती है जी। पहले इनिशिएटिव ये होती है कि हम उसे उगाते कैसे हैं, करना क्या है। दूसरा होता है जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जिसे हम कहें, जिसमें सरकार आगे आती है और उसके इनिशिएटिव लेती है। और तीसरा होता है इनोवेशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो आप क्या नए चीज़ को आप दे रहे हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य पे क्या लाभ होगा। तो इन तीनों जब आप बिंदुओं पे देखेंगे तो जब 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया हमारे देश ने, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे श्री अन्न का नाम दिया जी, जिसमें 18-19 मार्च 2023 को ग्लोबल मीट ऑन मिलेट्स पूसा संस्थान में कराया गया था, जहां कई तरह के उत्पाद जो प्रसंस्करण करके बनाए गए थे, जिनका वहां पर एग्जीबिशन लगाया गया, उसका उद्घाटन हुआ और उसके बारे में कई चर्चाएं हुई। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है जी। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया कि ये लोगों को अवगत कराना कि ये मोटा अनाज है क्या जी। दूसरा था कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि इस मोटे अनाज को साबुत तरीके से खाना संभव नहीं है। हम इसे जब भी खाना चाहेंगे तो इसकी प्रसंस्करण की बहुत ज़रूरत है। तो इसके प्रसंस्करण करके 100% खाना, जैसे हम व्हीट या राइस को लेते हैं, वो संभव नहीं होने की वजह से इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। हर प्रोडक्ट का एक विशेष महत्व होना चाहिए, क्योंकि मिलेट एक ग्रुप है, एक कोई पर्टिकुलर क्रॉप नहीं है व्हीट या राइस की तरह। एक ग्रुप है जिसमें पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, मतलब ज्वार, बाजरा, कोदो, जो भी अलग अलग है इसमें। तो हर एक का एक अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हर एक के प्रसंस्करण करने की अलग विधि है जी। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर मिलेट को जब हम लेते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग करना, क्योंकि अगर जैसे आप पर्ल मिलेट की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा अभी चर्चा का विषय है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब हम उसको प्रसंस्करण करते हैं तो उसमें एक रेंसिडिटी मीन्स बिटर फ्लोर, मतलब कहते हैं कि वो खाने में अच्छा ना लगता है। तो अब उसका किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, उसमें किस तरह के इनोवेशंस किए जाएंगे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसा हो कि कंज्यूमर एक्सेप्ट करे उसे और उसका बैक बेनिफिट जो है वो हमारे किसान भाइयों को मिले। इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट दिखाया गया, और उस प्रोडक्ट्स में जब कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस बढ़ गया तो फिर हमारे सरकार ने एक नई स्कीम का भी डेवलपमेंट किया था, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जिसके अंदर प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया, जो 2022-23 से लेके 2026-27 तक का पीरियड है, जिसके अंदर सरकार ने करीब 800 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जब वो लगेंगे तो हमारा ये जो श्री अन्न है इसको प्रोत्साहन मिलेगा। लोगों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है एक जागरूकता पैदा करना कि मोटे अनाज की ज़रूरत क्यों है,
मोटे अनाज की ज़रूरत है उसके न्यूट्रिशनल फैक्टर से। जिस न्यूट्रिशन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूट्रिशनल क्या है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो हमें पहले नहीं मिलता था, जो हम आम भोज्य पदार्थ में इस्तेमाल करते थे, और इस मिलेट से हमें क्या एडिशनल मिलेगा, तभी हमारे जो कंज्यूमर हैं इसकी तरफ रुख करेंगे। तो उसके हिसाब से नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हुई, और फिर हुआ कि हम उसका कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, फिर मार्केटिंग क्या हो, उसका निर्यात कैसे हो, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। बिल्कुल, क्योंकि जब निर्यात होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, निर्यात होते ही हमारे जो निवेशक हैं वो सामने आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, और हमारे जो किसान भाई हैं जो इन मोटे अनाजों को उत्पाद करने में पहले सोचते थे कि हम इनका उत्पाद करेंगे तो इसका हमें उचित मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन जब उत्पाद होगा, अच्छे प्रसंस्करण किए हुए प्रोडक्ट बनेंगे, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा महंगे हैं आम प्रोडक्ट से, क्योंकि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू आम से ज़्यादा है। जैसे हम कहते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेस, आज के ज़माने में हम लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर काम हम सीडेंटरी लाइफ मतलब बैठ के करते हैं जी, कम मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हैं, कई तरह के लाइफस्टाइल डिजीज हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं। तो श्री अन्न में ये सबसे बड़ा गुण है, इसको कहा जाता है न्यूट्रास्यूटिकल सीरियल्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच है। इसमें वो न्यूट्रिएंट हैं जो बहुत ही ज़रूरी है शरीर को, और जैसे हम डायबिटीज़ के लिए कहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होना चाहिए जी, तो कितना लो हो जिसको एक डायबिटीज़ का पेशेंट कंज्यूम भी करे और उसको बाकी न्यूट्रिशन भी मिले। तो इस तरह से इनोवेशन मतलब नए एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट ही उसको एक मार्केटेबिलिटी देता है जी, और तभी वो जाके एक्सपोर्ट करेगा जी। तो ये जानकारी जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला यहाँ पर, और इस पर काम करना बेहद आवश्यक है। डॉक्टर करुणा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर करुणा जी, आप एक प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर होने के नाते आप कई युवा वर्ग के बच्चों से मिलती होंगी, युवा वर्ग के पेरेंट्स से भी मिलती होंगी, और समाज के कई वर्ग के लोगों से मिलती होंगी। जैसे यहाँ पर डॉक्टर दिनेश जी ने लाइफस्टाइल का जिक्र किया, मोटे अनाज पर हम आए उससे पहले अगर आपके नज़रिए से देखा जाए कि क्योंकि इतने लोगों से आपका मिलना जुलना, डेली आप इतने लेक्चर्स देती हैं, आज के टाइम का जो लाइफस्टाइल है उसको आप किस प्रकार से देखती हैं, क्योंकि आप डाइटिक्स भी हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू पर भी नज़र रखती हैं। क्या रोज़मर्रा के जीवन में एक गरीब आदमी से लेकर एक अच्छी खासी कमाई करने वाला आदमी अपने लाइफस्टाइल के अंदर अपने डाइटिक्स को फॉलो कर पाता है? क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू को वो कंज्यूम कर पाता है? जब हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल में हमारा रोज़मर्रा में जो हम काम करते हैं वो सब आ जाता है। तो यदि मैं एंशियंट पुराना अपना ट्रेडिशन देखूं तो हम हर चीज़ के लिए मेहनत करते थे जी। हम सुबह उठे, सुबह से हमारी मेहनत स्टार्ट हो जाती थी और आगे तक हम सारे दिन हमें मेहनत करके अपने हर एक कार्य को करना पड़ता था। आजकल जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है तो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बहुत आरामदायक हो गई है। यदि मैं अपने बचपन का टाइम याद करूं तो मुझे यदि पानी लेना है तो मुझे हैंडपंप चलाना है। ये छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आज बच्चा उठता है, टैप खोलता है, उसे पानी मिल जाता है। ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और जैसे जैसे चेंज आ रहा है हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा में हमारी लाइफस्टाइल के जो चेंजेस आ रहे हैं, हम बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे सर ने बताया, हम बैठ के बहुत काम करते हैं, हम लोग ज़्यादा घूमते नहीं हैं, हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपनी सेहत के लिए। इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में देखे जाते हैं। और बहुत सा गुड एग्जांपल इसका मैं डायबिटीज़ लूँ। यदि हम पुराने अपने ज़माने में जाएं तो डायबिटीज़ के बहुत ही लिमिटेड केस होते थे, और आज इंडिया एक सेकेंड कैपिटल और इम्पोर्टेंट एक प्लेस हो गया है जहाँ डायबिटीज़ का रोज़मर्रा में आप हर दूसरे घर में या हर घर में एक ना एक पेशेंट आप डायबिटीज़ का देखेंगे। सो ये एक बड़ा एक एग्जांपल है। इसके अलावा हार्ट डिजीजेस जो आपके हृदय से रिलेटेड जो रोग हैं, और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल बढ़ता जा रहा है, आप कैंसर, बहुत वर्ड ऐसा हो गया है कि हर जुबान पे आपको कैंसर एक शब्द दिखेगा। और आजकल जो यदि आप देखें तो बहुत सारे कैंसर सेंटर्स आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये वाली एक जो डिजीज़ है वो रोज़ उसका जो अमाउंट है, जो नंबर है, वो बढ़ता जा रहा है। तो रीज़न इसका हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं।
हैं, हम लोग बहुत इजी गोइंग एटीट्यूड में आ गए हैं, हमारा खाना पीना चेंज हो गया है। मैं स्टूडेंट से डील करती हूँ तो यदि मैं अपने ही बच्चों की बात करें तो जब उनका सुबह नाश्ता वो नहीं करके आते हैं, एंड देन जब खाने की मैं बात करूं तो उनके हाथ में कोक होता है और एक प्रोसेस फूड यानी कि चिप्स होता है। सो ये तरह की लाइफस्टाइल में चेंज आया है। और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और फूड प्रोसेसिंग के बाद जो सामान हमें मार्केट में मिल रहा है वो सामान पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी सर ने बोला इनोवेशन की ज़रूरत है। यदि हम मिलेट्स पे काम करें, उसके न्यूट्रिएंट को इनोवेट करके चिप्स के फॉर्म में हम लेके आए तो यही यूथ जो सिंपल चिप्स है जिससे कि हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है उससे मैं रिप्लेस कर दूं तो वो न्यूट्रिएंट हम बच्चों को हमें चेंज सिर्फ इतना करना होगा कि आप इस चिप्स को ना लेके आप ये चिप्स खाएं। दिस इज वन एग्जांपल। बिल्कुल, मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिससे कि वो बच्चा अपने चॉइस में डाल सके, वो मार्केट में अवेलेबल हो, वो इनोवेशन हो कि वो जिस तरह का खाना आजकल डिमांड कर रहा है वो डिमांड हम मार्केट से फुलफिल कर लें। तो यहाँ जब एनसीडी की बात होती है तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चेंज मैं बच्चों में देख रही हूँ वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। तो मोटापा की मैं बात करूँ तो आजकल बच्चों स्कूल में भी यदि आप जो ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं वो चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है। रीज़न ओबेसिटी का देयर में भी सम चेंजेस जो कि हमारा डिजीज़ वाली कंडीशन हम मान सकते हैं, बट ज़्यादा खाना, ऐसा खाना जिसमें कि हम एनर्जी ज़्यादा ले रहे हैं, फैट ज़्यादा ले रहे हैं, हमारे चेंज जो भोजन में जो हमारे न्यूट्रिएंट का चेंज है वो एक बड़ा कारण है जिससे कि ये ओबेसिटी, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और दूसरा एक पहलू जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी वो है माल न्यूट्रिशन। वर्ड माल न्यूट्रिशन कुपोषण। कुपोषण से मतलब ये नहीं है कि एक एंड आपका जा रहा है जहाँ पे ऐसा एक हमारा वर्ग है जैसे कि खाना पूरा नहीं मिल रहा है और वो अंडर न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी में आ रहा है। वहीं इसी एरिया में यदि एक देखें तो दूसरा एंड आ जाता है जिसमें कि खाना ज़्यादा खा रहे हैं और ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। सो ये दोनों ही एस्पेक्ट, दोनों ही चीज़ें हमारी मुश्किल वाली चीज़ है जिस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ ये श्री अन्न और ये जिसे हम कहते हैं मोटा अनाज ये काम आता है। और ये एकदम नई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एकदम उठ के हमारा आ गया। ये हमारा ट्रेडिशन 1000 ईयर्स में बोल सकते हो तब से हमारा एक खेती में ये हमारा उगता था, ये हमारा लाइफस्टाइल का एक पार्ट था, ये हमारा भोजन का पार्ट था। बीच में जब हमारा जिसे कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते थे, जब हमें ज़्यादा अनाज हम उगाने की बात आई, उस समय इसकी खेती में थोड़ा सा गिरावट देखी गई। या कहिए कि क्योंकि हम उसी एरिया पे फोकस हो गए कि हमें यही एरिया, हमारा जो प्रोडक्शन वाला एरिया था उसमें हमने ज़्यादा गेहूं और चावल उगाना स्टार्ट किया। तो जो हमारी एक छोटा जो हमारा प्रोडक्शन का अमाउंट था वो थोड़ा कम हो गया। उसकी वजह से हमारे खाने की हैबिट चेंज हो गई और वही सारी चीज़ों को बैक हमें ट्रेडिशन में जाके फिर से जो ये प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुहिम जो चलाई है टू ब्रिंग बैक, इसको वापस अपनी डाइट में लेके आना और ये न्यूट्रिशन को यूज़ करना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि अगेन हमें काम करने की नए प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर करुणा जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान की प्रक्रियाएं हैं उसमें कितना बदलाव आ चुका है और इन तमाम चीज़ों का जो असर हो रहा है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने बगल में देखें तो 2 या 3 आदमी ऐसे होंगे जो या तो डायबिटीज़ से पीड़ित होंगे या जो ओबेसिटी है या तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिससे आदमी आज अपने साथ लेके चल रहा है। हर तीसरा आदमी लेके चल रहा है और उसका समाधान है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपने डाइट्स को चेंज करना है और उसका एक समाधान ये मोटा अनाज भी है। इसको भी समझेंगे। फिलहाल रुक करते हैं अपनी तीसरे गेस्ट पलक अरोड़ा की तरफ। पलक अरोड़ा, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर की बात की जाए, आज देश के अंदर तमाम ऐसे स्टार्टअप्स हो रहे हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं। खासकर बात आपके विषय की जाए अगर, तो आपने मिलेट्स का ही चुनाव क्यों किया? आपके पास इतने ऑप्शंस थे, मिलेट्स को आप मिलेट्स की तरफ कैसे आकर्षित हुए? आपने ये क्यों सोचा कि मुझे मिलेट्स को लेकर ही अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए? मेरी जर्नी कोविड टाइम के समय में स्टार्ट हुई जब मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में थी। मैंने इंजीनियरिंग करी है विद स्पेशलाइजेशन इन फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट निफ्टिम से। एंड 3rd ईयर के दौरान कोविड आ गया
एंड उस समय में सब लोग इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड्स ढूंढ रहे थे, ऐसे फूड्स जो हमारी इम्यूनिटी को बना रखें और साथ ही जो हमारा वायरस फैला हुआ था उससे हम उसको लड़ने की शक्ति मिले। तो ऐसे फूड्स ढूंढने के दौरान मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखे जो हम मिलेट बेस्ड हों, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी थी कि इन प्रोडक्ट्स में, मिलेट्स में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है। लेकिन वही रिसर्च करते दौरान मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जैसे डॉक्टर दिनेश ने अभी बताया कि उनको प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। मोटे अनाज को हम एज इट इज़ नहीं खा सकते हैं जी। तो तब मेरे को वहाँ से रियलाइजेशन हुई कि मार्केट में ये एक गैप है, लोग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं मिलेट्स को। प्रोसेस मतलब कि उसको भिगोना, उसको स्प्राउटिंग करना, उसको रोस्टिंग करना, उसका एक्सट्रूजन करना, ये कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो हम मिलेट को अगर करते हैं तो जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अनलॉक हो जाते हैं और हमारी बॉडी को मिलते हैं जी। इनको हम साइंटिफिकली एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स भी कहते हैं, जो ये सारी प्राइमरी प्रोसेसिंग करने से कम हो जाते हैं और जो इनका बायो अवेलेबिलिटी है, जैसे कि जो इनका एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में, वो बढ़ जाता है ये सब करने के बाद, ये सब प्राइमरी प्रोसेसिंग करने के बाद। तो वहीं से ही शुरुआत हुई मेरे स्टार्टअप की, सद्गुरु सुपर फूड्स की, जिसमें अब हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं मिलेट्स को और लेंटिल्स को स्प्राउट करके, जो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बट हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और हाई इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को इसमें हम मेजरली मिलेट्स लेंटिल्स को स्प्राउट करके उनका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे मैम ने कहा कि अगर हम चिप्स को, ट्रेडिशनल जो हम चिप्स के साथ कोक खाते हैं, कोक पीते हैं बच्चे, उसको अगर हम मिलेट के चिप्स से रिप्लेस कर दें, तो वहीं से इस आइडिया की शुरुआत हुई। तो करते करते हमने कुछ रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि इडली, चीला, पैनकेक, केक प्रीमिक्स, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हम रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हम लोग ने ऐसे डेवलप करे जिनको बच्चे बहुत ही आसानी से अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं और साथ ही एक हेल्दी और स्टेप भी ले सकते हैं। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपने स्टार्टअप शुरू किया और आपने इसकी वैल्यूज़ को समझते हुए और जिस तरीके से समाज में रिक्वायरमेंट्स थी उसमें बदलाव को देखते हुए आपने जो स्टार्टअप शुरू किया और इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है, ये भी हम समझ रहे हैं आपकी बातों से। फिलहाल इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें विचार विमर्श। एक ब्रेक के उस पास जानकारी का सिलसिला फिर से जारी रहेगा। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर दिनेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, हमने देखा इस पूरे चर्चा के दौरान अब तक जो बातें समझ में आई कुल मिलाकर कि न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो मिलेट्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अगर बात अब प्रोसेसिंग करते हैं, हमारे देश में अभी प्रोसेसिंग को लेकर क्या स्थितियाँ हैं, सरकार इसको कितना प्रोत्साहित कर रही है, और अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ना चाहता है या मिलेट्स के प्रोसेसिंग प्लांट को लगाना चाहता है तो शुरुआत कहाँ से करे, क्या क्या जानकारियाँ उसके लिए होनी बहुत ज़रूरी है, क्या दस्तावेज होने बहुत ज़रूरी हैं, किस प्रकार से वो शुरुआत कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि मिलेट की जो प्रोसेसिंग है इसके करने के लिए एक जो भी उद्यमी है, जैसे पलक जी ने बताया कि उनको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वो किनके लिए प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट अभी यूनिफाइड नहीं बोलते, हम ब्लैंकेट रिकमेंडेशन नहीं बोलते। ये इन्फेंट फूड होगा, ये मिडिल एज फूड होगा, ये जेरियाटिक पीपल के लिए फूड होगा जी। अकॉर्डिंगली उसके इनोवेशंस किए जाते हैं। अभी सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ग्लूटेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वीट ईटर्स के लिए जी। जो हम खाते हैं वो ग्लूटेन है, उससे सेलिएक डिजीजेस होते हैं, काफ़ी सारी परेशानी डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहे हैं। हमारे भी कंट्री में आइडेंटिफाई होने लगे हैं। तो जो ये श्री अन्न है ये ग्लूटेन फ्री है, तो ये एक तरह से ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए कि हम लोग इस ब्लेसिंग को कैसे इनकैश करें, इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि फाइटेट्स होते हैं जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जिन्होंने बताया, जो हैंग कर देते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं आयरन मैग्नीशियम को और एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो हम ऐसे किस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज देयर आर
उसको कहते हैं कि कुछ थर्मल प्रोसेसिंग है, कुछ नॉन थर्मल प्रोसेसिंग। जी। तो जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो किस प्रोसेसिंग को एक्सेप्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली ही हम उस इक्विपमेंट को परचेज करेंगे। अगर हमने उसे पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड से किया, थर्मल प्रोसेस से किया, इंफ्रारेड से किया, या हम चले जाएंगे नॉन थर्मल प्रोसेस में कि अगर हम कोल्ड प्लाज्मा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अल्ट्रावायलेट के सिस्टम से करते हैं, क्योंकि अभी समय ऐसा आ गया है जिसमें काफ़ी रिसर्च हो गए, काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। जी। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फेंट के लिए बनाएंगे तो उसमें कितना फाइबर होगा, कितना प्रोटीन होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एमिनो एसिड्स। जी। तो जो एमिनो एसिड्स में दो कंपोनेंट, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो हमें बाहर के स्रोत से मिलता है। जी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से श्री अन्न में कौन कौन से अमीनो एसिड डोमिनेट करते हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। जो मैडम ने बताया मैल न्यूट्रिशन, उसको कैसे पूरा हो सकता है। तो बच्चों की जरूरत, एक बड़े की जरूरत और एक बुजुर्ग की जरूरत को देखते हुए उस फूड को हम डेवलप करते हैं। जब वो फूड डेवलप होता है तो वो मार्केट में जाता है, मार्केट में उसका फिर एक्सेप्टेंस बढ़ता है। अब हम आए ये सोचिए कि हमें कौन उसके लिए मदद करेगा। देखिए कई सारे स्टेट्स हैं लाइक गुजरात जिन्होंने मिलेट मिशन की शुरुआत करी 2023 में। तो कई सारे इसमें नेशनल फूड स्कीम में लाया गया, मिड डे मील में लाया गया। तो जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको ये जानना जरूरी होगा कि वो किस प्रोडक्ट किसके लिए बनाएंगे। जी। और अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हमारा जो किसान वाला जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जी, उनके अंदर भी कई सारे स्कीम्स हैं। तो ये सारे स्कीम्स हैं जिसके अंदर एक जानकारी होना जरूरी है कि उनको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। तो उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में कि उनका पर ईयर ग्रोथ 10% एटलीस्ट होना चाहिए। मीन्स उनका कितना भागीदारी है ग्रोथ में, उनके प्रोडक्ट के सेल में अगर 10% है तो दे विल गेट द इंसेंटिव्स। 15% तक उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा जो ये मिलेट के फ्लोर्स को डेवलप करके जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उसकी सेल्फ लाइफ देखनी बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट अपने डेवलप कर दिया, अगर घर में आप देखते हैं कि मिलेट का आटा हम लेते हैं तो वो आपको करीबन 14 से 15 दिन में खराब होना शुरू हो जाता है। जी। तो हम उसे अगर कंज्यूम नहीं करते हैं तो वो खराब होने लगता है। तो उसको किस प्रोडक्ट में डेवलप करें जिससे कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। बिल्कुल। तो सेल्फ लाइफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मिलेट के प्रोडक्ट्स में। अब उसमें अगर आप कुकीज बनाते हैं जी, तो इसका सेल्फ लाइफ ज्यादा होगा। पॉडीज बनाते हैं तो उसका सेल्फ लाइफ वेरीज विद द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक उद्यमी को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर उद्यमी हर एक तरह के प्रोडक्ट को ना डेवलप करे, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट डेवलप करे। और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वो जिस जगह में, अगर वो राजस्थान में है, वो ज्वार हो रहा है, बाजरा हो रहा है, तो वो रॉ मटेरियल को देखे, उसकी अवेलेबिलिटी को देखे, और अगर वो प्रोडक्ट डेवलप करता है तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हम बोलते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए। जी। तो जब वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को समझेंगे तो उनका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देते हैं और दूर से लेते हैं तो उनका ही वो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को समझ के अगर एक एंटरप्रेन्योर सामने आएगा तो डेफिनेटली उसकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि अभी इनोवेशंस काफ़ी इसमें हो गए हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, फोर्टिफिकेशन है। जी। अभी जो टाइम आ गया है वो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक प्रोडक्ट को सिर्फ एक पर्पस के लिए खाते हैं। जी। उसके अंदर फोर्टिफिकेशन होता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब है एडिशन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में, जैसे अभी इन्होंने बताया कि कोविड का टाइम था, जो जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है। तो इनको अभी जो वेराइटीज डेवलप हो रही हैं, जी, जो मिलेट्स की वेराइटीज डेवलप हो रही है, उनको भी फोर्टिफाइड किया जा रहा है। बिल्कुल। उससे क्या होगा कि जब फोर्टिफाइड वेराइटीज डेवलप होगी तो जो प्रोडक्ट डेवलप होके आएंगे उसमें एडिशनल वो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे लोगों को जिनको वो दूसरे स्रोतों से उनको लेने की जरूरत पड़ती। जी। तो अभी हमारा जो संस्थान है ये बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज डेवलप कर रहे हैं। जी। श्री अन्न में। तो अगर वो वैरायटी हमारे किसान भाई ग्रो करते हैं और फिर वो इंडस्ट्री से जुड़ते हैं तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल। और जब आमदनी बढ़ेगी तो उनके जो और लोग हैं वो जो उनके अड़ोस पड़ोस में वो भी उन मिलेट्स को लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए जब हरित क्रांति आई 1960 के दशक में, उस समय भारत एक बेगिंग बॉल की तरह था जो हमें लेना पड़ता था अनाज। तो हमने उस समय ये सोचा कि हम अपने देश के लोगों का सबसे पहला चीज़ था कि उनका पेट कैसे भरा जाए। तो हमने हरित क्रांति में बौनी किस्म की गेहूं का और धान का करके हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब हमारा देश
सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम दूसरे देशों की भी आपूर्ति करते हैं, खाद्य आपूर्ति करते हैं। बिल्कुल। तो हमें इस बात पे हमेशा गर्व होता है कि हमारा देश आज वहाँ पहुँच गया कि हम दूसरे देश के खाद्य की आपूर्ति करते हैं। बिल्कुल। अब हमें जरूरत पड़ गई कि अब हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। श्री अन्न को हम पहले भी उगाते थे, आज भी उगाते हैं, लेकिन उस समय उनकी जरूरत इतनी नहीं महसूस की गई थी क्योंकि उसके में जरूरत हमारी कुछ और थी। जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए तब हमें लगा कि हमें अपने सेहत पे दवाइयों की जगह यदि अनाज से ही हम अपनी सेहत अच्छी कर लें, बिल्कुल, हम अपने खान पान में बदलाव लेके अच्छे कर लें, तो वो शायद हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। जी। फिर हम इसके न्यूट्रिएंट फैक्टर्स को देखा गया, इसको एनालाइज किया गया, लैब्स में देखा गया, क्योंकि पहले प्रोडक्ट्स नहीं थे। जी, कुल मिलाकर आपकी बात को डॉक्टर दिनेश जी हम समझ गए कि इसमें आपको इनोवेशंस लेके आने हैं, वेरिएशंस लेके आने हैं, और आपको समझना होगा कि आप किन के लिए प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। उसी क्षेत्र में आप जानकारी लेकर तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। डॉक्टर करुणा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर करुणा जी, जैसे कि हमें पता होता है कि बिजली के तार को अगर हम छुएंगे तो हमें करंट लगेगा और हमें नुकसान हो सकता है। ये जानकारी होते हुए भी अगर कोई बिजली के तार को छूता है तो उसको नासमझ कहा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने पहले उदाहरण दिया कि हम देखते हैं कि आजकल बच्चों के हाथ में क्या क्या होता है, उनको पता है कि इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। जैसे आजकल देख रहे हैं कि आप हर गली के कोने पर, हर सड़क के चौराहे पर मोमोज कॉर्नर है, बर्गर के टिक्की पॉइंट है, आप देखेंगे काफ़ी लोग वहाँ खड़े भी होते हैं। उनको पता है कि इसका सेवन करने से नुकसान होगा। तो ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, ये कितनी बड़ी चुनौती है। हम उत्पाद बना लेंगे, किसान भाई उगा भी लेंगे, एंटरप्रेन्योर स्थापित भी कर देंगे, मार्केट में हम प्रोडक्ट ले भी आएंगे, लेकिन हमें चुनाव कैसे करना है कि हमें ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये भी टैकल करना एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर है। इसको कैसे समझें हम? इस चीज़ को करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें चलाने पड़ेंगे। अवेयरनेस जो हमारा यूथ है, जिसे हम जेन ज़ी बोलते हैं, उस यूथ के पास तक हमें ये बात पहुंचानी होगी कि ये जो अनाज है ये सिर्फ देखने में टेस्टी नहीं है, मतलब देखने में ही नहीं, खाने में भी है। तो उसके लिए उनके हिसाब से इसे जैसे अभी हमें बताया कि बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो मार्केट में जब आएंगे उसको वो चीज़ चॉइस में लाएं, अपने चॉइस में लाएं। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें एक पूरा एक अभियान चलाना पड़ेगा, जिसमें हमें अवेयरनेस करना पड़ेगा। बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि इस चीज़ से, किस चीज़ से हमें क्या मिल रहा है, उसके क्या फ़ायदे हैं। यदि मैं अब मोटा अनाज की बात करूं, मोटे अनाज में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। यदि मैं जो सिंपल अनाज है, गेहूं के कंपैरिजन में अनाज का प्रोटीन कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ अमीनो एसिड, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे अभी सर ने बताया, एक होता है कि आपका अमाउंट ऑफ प्रोटीन, दूसरा होता है उसका टाइप ऑफ प्रोटीन, यानी कि अमीनो एसिड। उसमें कितने अमीनो एसिड, जितना ज़्यादा अमीनो एसिड पैटर्न होगा उतना ही वो हमारी बॉडी में ज़्यादा इस्तेमाल होगा। क्योंकि यदि कोई भी चीज़ की कमी है तो वो इस्तेमाल हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो जो एक प्रोटीन गैप है आजकल की डाइट में, वो चाहे बड़े हैं चाहे वो बच्चे हैं, जो प्रोटीन गैप है, उस प्रोटीन गैप को हम इस मिलेट से फुलफिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, बहुत डाइटरी फाइबर में रिच हैं, जो ये हमारी जितने भी आजकल परेशानियां हैं वो हमारे गट हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो यदि हमारा डाइटरी फाइबर का कंटेंट बढ़ जाए, वो जो कि हम मिलेट को इस्तेमाल करके हम बढ़ा सकते हैं, वो दोनों टाइप का, में सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो। तो एक तो हमारा जो गट हेल्थ है, जो इंटेस्टाइन में हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, उसको ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। प्लस जो हमारा सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, उससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल होगा, उससे हमारा गट माइक्रोबायोटा बेटर होगा, और उससे हमारा पूरा एब्जॉर्प्शन रेट, क्योंकि जैसे अभी सर ने बताया कि ग्लूटेन फ्री होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा होने का मतलब ये है कि जब हम इसको खाएंगे तो ये एकदम ही जो हमारा शुगर स्पाइक कर देते हैं वो नहीं करता है। ये धीरे धीरे ब्लड में जाके ये इस्तेमाल होता है बॉडी में, वो स्टे करता है हमारे बॉडी के अंदर, और एकदम जो ब्लड स्पाइक होता है, एकदम बढ़ता है जो हमारे ग्लूकोज का लेवल, वो उसे नहीं होने देता है, क्योंकि इसके अंदर डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो वो उस चीज़ का इस्तेमाल करके हम डायबिटीज़ के पेशेंट को, और हम सिंपल, हम यदि मैं
हर एज की बात करूं तो यदि वो बच्चा इसे डाइजेस्ट प्रॉपरली करेगा, उसका गट का माइक्रोबायोटा बेटर हो जाएगा, तो उसकी सारी ही प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाएंगी। सो इट इज़ अ हेल्दी ऑप्शन, तो इसको हमें चूज करना चाहिए। सो बच्चों को ये सारी बातें साइंटिफिकली उन्हें अवेयर कराना पड़ेगा। जी डॉक्टर करुणा जी, यहाँ बच्चों की बात तो हो गई, अगर एक बड़ी नजरिए से देखा जाए, क्योंकि आप एक स्वयं महिला हैं और हमारे देश की ज्यादातर रसोइयों की जो कारभार होता है वो महिलाओं के ऊपर ही होता है, उस पर्सपेक्टिव से, उस नजरिए से अगर हम देखें तो महिलाओं को किस तरीके से खान पान में बदलाव करना चाहिए, एक रसोई के स्तर पर अगर देखा जाए तो दिन भर के दिनचर्या में किस प्रकार की डाइट्स को इस्तेमाल करें, बाजरे की खिचड़ी बनाएं या कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो घर में बनाए जा सकते हैं जो परिवार के सभी सदस्यों को देना चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर दिनेश जी ने जिक्र किया कि आप उत्पाद किसके लिए बना रहे हैं एंटरप्रेन्योर के नज़रिए से, उसी प्रकार से आप बच्चों के लिए क्या बना सकती हैं, और जैसे कामगार जो महिलाएं हैं जो जॉब पर जाती हैं, कंटिन्यू काम करती हैं, उनके लिए किस प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, घर में जो पुरुष वर्ग है उनके लिए क्या बना सकते हैं, घर में जो बुजुर्ग अवस्था में है उनके लिए हम क्या बना सकते हैं, महिलाओं के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो किस प्रकार से होना चाहिए। मैं यहाँ एग्जाम्पल, इस बात का एग्जाम्पल से मैं एक जवाब देती हूँ। अब रागी है, रागी में बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में कैल्शियम और आयरन होता है। अब रागी यदि मुझे बच्चे को देना है तो उसका एक ग्रूअल बना लो, उसको एक हलवे के फॉर्म में बना के, वो क्योंकि पतला होगा तो बच्चा खा पाएगा, उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, तो ग्रूअल बना के मैं बच्चे को दे सकती हूँ। वहीं रागी, यदि मैं एक महिला की बात करूँ तो रागी यदि मैं आटा बना के उसकी रोटी बना दूं या उसे पॉप करके, यदि वो उसको किसी भी फॉर्म में दूध में डाल के ब्रेकफास्ट में उसे पॉप करके भी, पॉप मतलब जैसे हमारा हम पॉप करके, हमारे बहुत सारे आपके गेहूं के पॉप आते हैं आजकल मार्केट में, उस टेक्निक से यदि मैं उसे हल्का सा भी चेंज कर दूं तो मैं उसे एज ब्रेकफास्ट सीरियल की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मेरा जो घर में बच्चा है, जो बुजुर्ग हैं, जो आपके मेल है, फीमेल है, वो सब खा पाएंगे। फिर मैं यदि लंच की बात करूं तो लंच में यदि मैं उसे सिर्फ खिचड़ी के फॉर्म में उसे मिला के एक दाल चावल और उसमें मिलेट, मैंने मतलब आपकी रागी की मैं बात कर रही हूँ, वो इनकॉर्पोरेट करके मैंने खिचड़ी बना दी, उसमें सारी सब्जी बना दी, तो ये कंप्लीट फूड हो गया। इसमें मैंने सारे फूड ग्रुप उसमें ऐड करके मैंने खिला दिया। सेम अब इसके आप लड्डू बना के रख लें, इसके आप अपने और बहुत सारे प्रोसेस फूड रेडी टू ईट आप पाउडर बना के रख ले, किसी भी चीज में से मिला के रख ले, तो जो मेरे एक अनीमिया की प्रॉब्लम है महिलाओं में वो मेरी पूरी हो जाएगी। प्लस जो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है जो ओल्ड एज में महिलाएं देखती हैं, तो वो उसकी पूर्ति भी हम इस रागी से कर सकते हैं। तो दिन भर में मैंने एक मिलेट का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही मैं अलग अलग मिलेट 2 दिन 4 दिन यदि मैं अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर दी हूँ, तो उससे हमारा एक जो खान पान का जो तरीका है थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके मैं उसमें न्यूट्रिएंट रिच उसे कर सकती हूँ। जी, तो इस प्रकार के छोटे से बदलाव से आप शुरुआत कर सकते हैं, और चाहे ब्रेकफास्ट की बात हो, चाहे लंच की बात हो, चाहे डिनर की बात हो, घर के किसी भी अवस्था के व्यक्ति हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, उसका इस्तेमाल कर सकता है। और बदलाव आप देखेंगे किस तरीके से इनके सेवन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा। पलक का रुख करते हैं एक बार फिर से। पलक जी, जैसे यहाँ शेल्फ लाइफ की बात की गई, तो कैसे उन उत्पादों को बनाया जाए कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती रहे, और बात करें शेल्फ लाइफ के बाद मार्केट में उस प्रोडक्ट को पहुँचाने की, आपने एक उत्पाद बना लिया, मार्केट में पहुँचा दिया, तो कितने दिन तक अगर वो नहीं बिकता है, नहीं कंज्यूम होता है, कितने दिन तक वो ठीक ठाक रह सकता है? अगर हम शेल्फ़ लाइफ की बात करते हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम मॉइस्चर कंट्रोल करके रखते हैं, और जब उसका प्रोसेस हो रहा होता है तो उस समय उसका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पूरा मॉनिटर करा जाता है, और साथ ही डिफरेंट क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं पूरे प्रोसेस के दौरान, ताकि उसका जो शेल्फ़ लाइफ है हमें बिना प्रेजर्वेटिव्स के 6 से 8 महीने तक का मिले। और इसके अलावा हम कुछ पैकेजिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जैसे रिटॉर्ट पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग और नाइट्रोजन फिलिंग पैकिंग चिप्स वगैरह में, जिससे हम शेल्फ लाइफ को 2-3 महीने और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को। जी, तो शेल्फ लाइफ का भी ध्यान रखना होता है कोई उत्पाद बनाने के पहले, क्योंकि जब आप मार्केट में पहुंचते हैं तो उसमें वो उत्पाद कब कंज्यूमर तक पहुंचेगा, इसको भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे अपने एक्सपर्ट से। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें विचार विमर्श। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, थान सुरक्षित, आप निश्चिंत।
हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेते हैं। डॉक्टर करुणा जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर करुणा जी, ये सवाल आपसे भी है, पलक ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो आप बाद में जोड़ सकती हैं। डॉक्टर करुणा जी, जैसे हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में अब त्योहारों का सीजन आने वाला है, दिवाली आने वाली है या ठंड का मौसम भी आने वाला है। इस नज़रिए से अगर देखा जाए, इस मौसम में या दिवाली त्योहारों के सीजन में बात की जाए तो मिठाइयों का बहुत से ज़्यादा सेवन होता है। क्या इसके अंतराल पर हम कुछ और इनके चेंजेस के उस पर देखा जाए, इसके ऑप्शंस में कुछ और हम मोटे अनाज के कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो मिठाई के तौर पर कंज्यूम किए जा सके, जैसे आपने लड्डू का जिक्र किया। और साथ ही साथ अगर विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में अपने आप को मजबूत रखने के लिए, सर्दियों से बचाए रखने के लिए कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं? आजकल जो इनोवेशन हो गई, पलक इस पे और ज़्यादा बता पाएंगे। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लाइक बेकरी प्रोडक्ट है, जैसे आप उसको आप बिस्किट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। आजकल केक बहुत कॉमन है। मेरे यहाँ एक बच्चा इस पे काम कर रहा है, तो उसने अभी बच्चे बहुत खाते हैं ब्राउनीज, सो उसने अभी उसे ब्राउनीज में कन्वर्ट किया। ब्राउनी में चेंज करने से सेम उसने और कोई उसमें बदलाव नहीं किया, सिर्फ गेहूं और मैदा हटा के उसने जो आटा उसमें इस्तेमाल किया है वो मिलेट का आटा यूज़ किया है। सो आजकल मार्केट में मिलेट बेस्ड केक्स, मिलेट बेस्ड आपके मिठाइयाँ, मिलेट बेस्ड आपके बहुत सारे पैक्ड आपके लड्डू के फॉर्म में हो गया, मिलेट के आपके रेडी टू ईट, जैसे पलक ने बताया बहुत रेडी टू ईट बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो ऑप्शंस को हम अच्छे से पैक करके, जैसे आपके पास गुडीज बैग्स हल्दीराम के हुए हैं और बहुत सारी कंपनी हैं जिनके बैग्स आजकल अवेलेबल हैं, हम ऐसे मिलेट्स के बैग्स बना के वो ऑप्शंस को हम बच्चों के सामने या बड़ों के सामने वो दे सकते हैं, जो कि हमारे हेल्दी ऑप्शंस होंगे और जिसको चूज़ करके लाइक जो आजकल दिवाली पे गिफ्टिंग का जो सीज़न होता है उसमें गिफ्ट में आजकल हम थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होके हम नट्स पे पहुंच गए हैं, तो ऐसे ही हमें हेल्दी ऑप्शंस को एज मिलेट को भी चूज़ करने के लिए हमें वो अवेलेबल कराने होंगे मार्केट में। दूसरा जैसे बाजरा हुआ, बाजरा अपने आप में गर्म तासीर उसकी मानी जाती है, तो बाजरा के प्रोडक्ट्स यदि हम उसे इस्तेमाल करें सर्दियों के सीज़न में तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जिससे कि हमें उसके न्यूट्रिटिव कंपोनेंट भी मिल गए और उसमें गर्माहट के लिए भी बॉडी की जो हीट को बनाए रखने में भी वो बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे वाले ऑप्शंस को हम ट्राई कर सकते हैं। जी, अगर फेस्टिव सीजन की नज़रिए से देखा जाए, मिठाइयों के ऑप्शंस के तौर पर मिलेट्स के ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जिसको एज अ मिठाई लोग एक्सेप्ट कर सकें? सो मिठाइयों में एक तो रागी के लड्डू, अंकुरित रागी के लड्डू, ज्वार और बाजरा की बर्फ़ी काफ़ी अच्छी बनती है, और इन चीज़ों में बेसन के साथ हल्का सा मिला के उसमें बाइंडिंग की कैपेसिटी आ जाती है, तो हल्के से ऐसे बाइंडिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके उसके साथ मिलेट को मिला के बहुत ही स्वादिष्ट ऐसी मिठाइयाँ बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशन बार और ब्राउनीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन में है, जिसको लोग गिफ्टिंग के तौर पर लेना चाहते हैं और अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को ऐसी चीज़ें देना चाहते हैं। तो अगर हम हेल्थ गिफ्ट करें इस बार तो वो बिल्कुल हमारे लाइफस्टाइल में भी चेंज लाएगा और हमारी जो इतनी ज़्यादा बीमारियां और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं उसको कम करने में भी मदद करेगा, जिसके साथ साथ हम अपने फेस्टिवल्स को भी आराम से मना पाएंगे, खुशी से मना पाएंगे, बिना स्वाद में कॉम्प्रोमाइज़ करे, और साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैम ने बताया
कि हम बाजरा को सर्दियों के सीज़न में खाते हैं क्योंकि वो गर्म रहता है, लेकिन अगर हम उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से करते हैं सारे मिलेट्स की, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा को अगर हम भिगो के रखते हैं 8 से 10 घंटे, उसके बाद उसको अंकुरित करते हैं, तो जैसे कि हम बादाम को भिगो के खाते हैं और हम पूरे साल खाते हैं, तो ऐसे ही हम मिलेट्स को हर सीज़न में खा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ विंटर्स में ही खाना है, हम पूरे साल उसको खा सकते हैं। और साथ ही ये शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। जैसे दिनेश सर बता रहे थे कि 10 से 15 दिन बाजरे का आटा चलता है, लेकिन अगर हम उसे अंकुरित कर देते हैं तो वही उसका शेल्फ लाइफ 80 से 90 दिन हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं जो कि नेचुरल है बिल्कुल, तो हम ये जितने भी चैलेंजेस हैं मिलेट्स के उसको ओवरकम कर सकते हैं और मार्केट में प्रोडक्ट्स को शेल्फ पे लेके आ सकते हैं। जी, हालांकि साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने से पहले आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे आप स्टार्टअप शुरू करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मशीनरी प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, कॉस्ट क्या लगती है उसमें, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट की नज़र से देखा जाए, शुरुआत करने के लिए कम से कम कितना अमाउंट आपको चाहिए होता है कि आप एक अच्छा खासा स्टार्टअप शुरू कर सकें, और धीरे धीरे उसमें जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा लागत आपकी बढ़ती जाएगी, ये तो नेचुरल होता है। लेकिन शुरुआत अगर कोई करना चाहता है तो कितना एक कॉस्ट प्रोडक्शन लेके चले कि इससे मैं शुरू कर सकता हूँ? अगर आप बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं तो बेसिक अपने घर से कीजिए, जैसे मैंने शुरू किया था। मैंने अपने घर के टेरेस से शुरू किया था और वहीं पे मैंने एक सोलर ड्रायर इंस्टॉल करके एक छोटा सा पल्वराइज़र लिया था। और सिंस वो कोविड का टाइम था तो लैब्स में एक्सेस नहीं था, तो मैंने एक छोटी सी लैब भी अपने घर में ही सेटअप करी थी, जिसमें मेरा लमसम 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, जो मैंने अपने पापा से ही लिया था। मेरी फैमिली मेरे को काफ़ी सपोर्ट करती है, तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, हर रेसिपी में मेरे को हेल्प करा और साथ ही उसके टेस्टिंग ट्रायल्स और स्टेबलाइजेशन में पूरा सपोर्ट किया। वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत करते हुए आज हमारा अपना ग्लूटेन फ्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पूरा फरीदाबाद में, जिसमें हमारे पास 10 विमेन काम करती हैं। तो हम सिर्फ उन विमेन को ही नहीं, उनकी फैमिलीज को भी एम्पावर करते हैं। जैसे ही जब वो काम पे आती हैं तो इतना अच्छा लगता है ये सुन के कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे यहाँ पर काम कर रही हैं। तो एक कम्युनिटी को साथ में बिल्ड करना, वो भी हम एक कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम सारे जितने ग्रेन्स हैं वो किसानों से ही ले रहे हैं। तो अगर आप एक किसान हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपने प्रोड्यूस को कैसे हमें दे सकते हैं, हम उसके लिए बिल्कुल आपसे कनेक्ट करके उनसे प्रोडक्ट्स बना के उनका वैल्यू एडिशन करके मार्केट में लेके जा रहे हैं और इसमें हम आपको मुनाफा दे सकते हैं। जी, डॉक्टर दिनेश जी, आपका रुख करते हैं। किसी भी प्लांट को लगाने के लिए, किसी भी स्टार्ट को लगाने करने के लिए जो सीड फंडिंग होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे पलक ने बताया कि इनकी फैमिली से इनको सपोर्ट मिला और अच्छा खासा इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया अपने घर से ही। अगर हम सरकार के प्रोत्साहन की बात करें या फिर कोई ऐसी स्कीम्स हैं जिसके ज़रिए स्टार्टअप्स को फंडिंग करने के लिए सरकार आगे आती है मिलेट्स के क्षेत्र में, वो किस प्रकार का होता है, कैसे उसको आवेदन करना चाहिए, कितना पैसा शुरू में मिलता है, आगे आगे उसकी क्या प्रक्रियाएँ होती हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सरकार ने इसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए, और ख़ासकर उद्यमियों को आगे आने के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मिनिस्ट्रीज़ फूड से रिलेटेड हैं, अभी जैसे FSSSI है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, वो ईट राइट कैंपेन चला रहे हैं। जी, अब ईट राइट कैंपेन के अंदर वो ये जानकारी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें मिलेट्स जो हैं, श्री अन्न का जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खाना चाहिए। वो इस तरह से क्या है कि एक पहले जागरूकता पैदा कर रहे हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, मैंने जैसे बताया FSSSI ईट राइट कैंपेन चला, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है जो उद्यमियों को अपने ओर आकर्षित करते हैं स्कीम्स के थ्रू। जी, जो मैंने बताया कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, जी, जिसके अंदर करीबन 5 साल का एक गैप दिया गया है, 2022 से 2027 तक, ये अभी भी चल रहा है। तो इन स्कीम्स के अंतर्गत हमारे जो उद्यमी हैं वो आवेदन करें, और उनके जो बेसिक मिनिमम डॉक्यूमेंट्स वो यही होते हैं कि वो अपने आप को ये बताना कि हाँ, हम एक सही में उद्यमी हैं और हम कनेक्ट हो रहे हैं, हम प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेंगे और आने वाले समय में वो प्रोडक्ट मार्केट देखेगा। तो ये जब एक शुरुआत वो करेंगे, क्योंकि अभी जो ये बता रहे थे, देखिए उद्यमी बनने से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं। बिल्कुल, जब आप एक उद्यमी होते हैं तो कई सारे लोगों को आप जॉब्स देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उद्यमी बनने के लिए आप किसी ऐसे संस्था से जरूर जुड़ें
जो संस्था आपको एक इनोवेटिव नए तरह का प्रोडक्ट डेवलप करे, क्योंकि जो प्रोडक्ट मार्केट में है अगर उसी प्रोडक्ट के लिए आप एक उद्यमी बनते हैं तो आपके लिए बहुत टफ कंपटीशन होगा किसी भी प्रोडक्ट को उसके सेल्फ से नीचे उतारना और आपके प्रोडक्ट को सेल्फ तक जाना। बिल्कुल, क्योंकि कोई अगर एस्टेब्लिश्ड है पहले से उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा तो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो डेफिनेटली ऐसा होगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़े उद्यमी होंगे। आप एक नई शुरुआत करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो कॉस्ट उनसे हमेशा ज्यादा होगा। लेकिन जब उसी प्रोडक्ट में आप एक मॉडिफिकेशन कर देंगे, आप एक इनोवेशन कर देंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एंटी डायबिटिक है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बच्चों के लिए, पेडियाट्रिक्स के लिए, हमारा जो प्रोडक्ट है, हाँ जी हाँ, आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, यूएसपी। तो जब तक यूएसपी नहीं आएगा आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं खरा उतरेगा। बिल्कुल, तो जब प्रोडक्ट खरा उतरेगा तभी आपका प्रति वर्ष 10% के हिसाब से इनकम बढ़ती जाएगी और फिर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। 15% मिनिमम अमाउंट जो है वो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मिलेट्स के फ्लोर को ऐड करना, मतलब मिलेट का जो कंट्रीब्यूशन होगा आपके प्रोडक्ट में 15% से ऊपर होना चाहिए, तभी सरकार आपको सहायता भी प्रदान करेगी और इंसेंटिव्स भी देगी। जी, तो इस तरह से आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। जी डॉक्टर दिनेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आपके उत्पाद की यूएसपी क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में तो सारे उत्पाद होंगे तो कस्टमर आपके उत्पाद को क्यों चुने। आपके उत्पाद में एक ऐसी खासियत होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके तक कस्टमर पहुंचे और आपके उत्पाद को सेवन के लिए खरीदें, इसीलिए आप आगे बढ़ पाएंगे और जब आपका उत्पाद बचेगा बिकेगा मार्केट में तभी आप आगे अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा पाएंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने मिलेट्स के प्रोसेसिंग को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे आज कार्यक्रम में हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। उम्मीद करेंगे इन सभी जानकारियों से हमारे सभी दर्शक लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन शैली में भी मिलेट्स के तमाम उत्पादों को शामिल करेंगे, जीवन दिनचर्या में अपने मिलेट्स को शामिल करेंगे ताकि उनकी जो सेहत है वो दुरुस्त रहे और वो सुरक्षित रहे। फिलहाल डॉक्टर दिनेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। डॉक्टर करुणा सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पलक अरोड़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इसके अलावा इस कार्यक्रम को आप दोबारा भी देख सकते हैं, इसके लिए आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी विचार विमर्श के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से देख सकते हैं और कई किसानों तक इन जानकारियों को पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को